हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग। आपने अपनी स्टडीज अभी से स्टार्ट कर दी होंगी। ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि मैं 10th क्लास में अभी आया हूँ या आई हूँ और अभी जो है मुझे आराम से पढ़ना है, बाद में अच्छे से पढ़ लेंगे। नहीं, जैसे ही आपने स्टडीज स्टार्ट कर दिया, मतलब जैसे ही आपने 10th में एंट्री कर दी है, तो अपनी स्टडीज जो है आप अभी से स्टार्ट कर दो। बी सीरियस। और सीरियस का मतलब ये नहीं कि आपको अभी से टेंशन क्रिएट कर लेनी है या आपको टेंशन क्रिएट कर लेनी है माइंड में। अभी से नहीं, मतलब आपको टेंशन क्रिएट कर लेनी है। टेंशन तो लेनी ही नहीं है एंड तक भी आपको, ठीक है? टेंशन तो लेनी ही नहीं है। हम हैं पढ़ाने के लिए, आप हो पढ़ने के लिए, तैयारी करते रहो, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं, ठीक है? लेकिन सीरियसनेस का मतलब होता है कि हाँ, आपको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं 10th क्लास में आ गई हूँ या आ गया हूँ, तो मुझे अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। बाद में मुझे झूलते हुए नहीं चलना है कि हाँ अभी तो मैं शुरू करूंगा और अब तो बहुत डिले हो गया, शुरू करूंगा करूंगा में क्या होता है कि अब तो लेट हो गया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं सोच रहा है। अभी से जितना पोर्शन आपकी टीचर्स कराती जा रही हैं, जितना हम वीडियोस में कराते जा रहे हैं, अभी से आप थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? जिससे कि आपका सितंबर के नियर अबाउट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद क्या होगा, आपका रिविजन थॉरली, रिविजन पे रिविजन चलता रहे, आप प्रिपेयर हो जाए बोर्ड के लिए। बिल्कुल ये समझ लीजिए जैन तक, ठीक है? आप प्री बोर्ड्स भी पूरी प्रिपरेशन के साथ दें। बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड्स देते हैं ना, तो क्या होता है कि हाँ अभी तैयारी नहीं है, तो ये वाला सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर लाइट। चैप्टर लाइट का पार्ट 2 आज चलेगा, क्योंकि पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है? आप उसको जरूर देखना, इस चैप्टर को, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको वो मस्ट वॉच है, ठीक है? वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि उसमें देखो बच्चों, हमने क्या क्या कवर किया है। उसमें हमने कवर किया है, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा है बच्चों लाइट, ठीक है? लाइट के बारे में सब कुछ पढ़ा है। लाइट के बाद जो है हमने उसमें पढ़ी है प्रॉपर्टीज लाइट की, ठीक है? क्या पढ़ी है बच्चों? प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन उसमें की गई हैं, सभी लाइट की प्रॉपर्टीज वन बाय वन। मैंने यूट्यूब चैनल्स हैव शोन, मैंने उसमें बहुत ज्यादा देखा है, दे आर टीचिंग की वो बार बार जब स्टार्ट करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर्टिकुलरली बहुत बेस्ट टीचर्स हैं यूट्यूब पर, और मैक्सिमम में जो मैंने नोटिस किया है कि ये वाला जो पार्ट है प्रॉपर्टीज वाला जो है, वो बहुत जल्दी से कवर हो गया, कि मतलब ऐसे बोला गया है कि ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 8th में नहीं पढ़े हैं या बहुत कम पढ़े हैं, 9th में बहुत कम पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये तो आपको आता है। वहां पर मैंने जो आपको कराया बिल्कुल ऐसे स्टार्टिंग से कराया है कि भाई जैसे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज की हुई है हमने लाइट की। वहां हमने रिफ्लेक्शन फिर से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है? स्मूथ सरफेस का भी और नॉन स्मूथ सरफेस का भी, ठीक है? रफ वाले जो होते हैं। उसके बाद हमने लॉज पढ़े हैं यहाँ पर, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से लॉज कवर किए हैं उसमें। और उसके बाद जो है बच्चों, हमने मिरर, मिरर में प्लेन मिरर हमने कवर किया हुआ है, ठीक है? और एक टॉपिक हमने और बहुत अच्छे से किया था, वो था बच्चों लेटरल इन्वर्जन, ठीक है? लेटरल इन्वर्जन। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कि ये हमने वहां पर कवर कर लिया। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर्स। देखिए यहाँ पर अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही, मैंने बहुत फास्ट लिख दिया है, तो इनवर्जन, ठीक है? कई बार स्लिप हो जाता है पेन, ठीक है? तो इस चैप्टर में अब जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, वी आर नाउ स्टार्टिंग विद स्फेरिकल मिरर्स। हम अब क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर। जैसे प्लेन मिरर तो सिंपल होता है, कौन सा होता है प्लेन मिरर? जो हम शीशा सुबह सुबह उठ के देखते हैं। बट कई जगहों पर हमने क्या देखा है? स्फेरिकल मिरर्स देखे हैं। अब आप कहोगे मैम हमने कहाँ देखे हैं स्फेरिकल मिरर्स? तो बच्चे, जो आपकी गाड़ियों के साइड वाले शीशे लगे होते हैं, जगह जगह आपने पोल्स पे देखा होगा, इस तरीके से बाहर को निकला हुआ एक शीशा लगा रहता है, ठीक है? जो थोड़ा सा बल्जिंग आउट, मतलब बाहर को निकला हुआ होता है, ठीक है? कई बार हमने जो है बार्बर की शॉप में भी, जैसे आपके बचपन में बाल वाल कटे होंगे, तो एक शीशा होता है जो थोड़ा सा अंदर को कर्व होता है, जिसमें आपकी बहुत बड़ी इमेज दिखती है, ठीक है? तो इस तरीके के कुछ स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। इसके बारे में आज पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली स्फेरिकल मिरर इज। स्फेरिकल मिरर्स एग्जैक्टली जो हम बोलना चाहें, उसकी कोई डेफिनेशन लिखना चाहें, एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर हम कोई डेफिनेशन लिखना चाहें स्फेरिकल मिरर्स की, तो हम कैसे लिखेंगे? अ स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो कर्व्ड होते हैं, चाहे वो बाहर को निकले हुए कर्व्ड हो, मतलब इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से निकले हुए, थोड़ा सा ऐसे बल्जिंग आउट बोलते हैं इसको, ठीक है? या फिर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है? अभी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ होते हैं बिल्कुल प्रॉपर्ली, ठीक है? तो अ स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ स्फेयर, जो एक स्फेयर का पार्ट बनाते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है देखो, उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर का क्या मतलब है? स्फेयर चीजें क्या होती है बेटा? जैसे बॉल समझ लिया आपने, ठीक है? एक बॉल जो होती है, बॉल जो होती है वो सर्कल नहीं कहेंगे, बॉल जो होती है बच्चों वो स्फेयर होती है। जो चीज सर्कल की शेप में होते हैं
मगर वो 3D होते हैं। 3D का मतलब हम उनको होल्ड कर सकते हैं। देखो बच्चों 2D चीज़ों को हम होल्ड नहीं कर सकते। 2D जो है पेपर पे ड्रॉ की जा सकती है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। लेकिन जो 3D होती है उनको हम होल्ड करते हैं। जैसे सर्कुलर चीज़ है तो वो बॉल हो गई, वो 3D हो गई, हम होल्ड कर पा रहे हैं। क्यूब हो गया, ठीक है? क्यूब हो गया या पेंसिल बॉक्स हो गया, इनको हम 3D बोलते हैं। इनकी शेप तो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, बट इनको 3D बोलते हैं, तो उनके नाम भी अलग है। तो अभी सिर्फ हम बात करेंगे स्फेयर की। तो जो सर्कुलर चीजें होती हैं, बॉल जैसी होती हैं या बॉल ही समझ लो आप, उसको बोलते हैं स्फेयर। अब क्वेश्चन ये डेफिनेशन पे चलते हैं। अ स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ स्फेयर। इसका मतलब क्या, अगर आपके पास कोई स्फेयर है, उस स्फेयर को आपने बीच में से कट कर दिया, तो ये जो दो पार्ट्स आए, बोला ना पार्ट ऑफ अ स्फेयर, ये जो पार्ट आए बेटा ये होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, एक तो ये हो गया स्फेरिकल मिरर और एक ये वाला भी स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, अब जब हमने इस बॉल को कट किया तो ये बॉल जो है देखो दो हिस्सों में कटी। एक पार्ट तो आपका ये वाला है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, और एक पार्ट बच्चों आपको ये वाला है, दिस वन। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होता है जो बाहर की तरफ बल्ज आउट का मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स जो बाहर की तरफ, ये सिर्फ मैंने आपको निशान बनाया है यहाँ पे, ये पॉलिशिंग नहीं है। इसका मतलब है जो मिरर्स, आप सिंपल यहाँ से समझिए, जो मिरर्स बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, ठीक है, इस फिगर को आप अभी छोड़ दीजिए, जो मिरर्स बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे कॉन्वेक्स। और जो मिरर्स अंदर की तरफ होंगे, ठीक है, मतलब जो अंदर की तरफ ऐसे कर्व हुए होंगे, ठीक है, जैसे कि आपने स्पून देखी होगी। अब स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो अंदर वाला हिस्सा है वो कहलाता है कॉनकेव, कॉनकेव। और जो इसका स्पून का बाहर वाला हिस्सा है जो बाहर को निकला हुआ है, वो हो जाता है कॉन्वेक्स। तो आई होप कि आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पता चल गए होंगे। कॉनकेव जो अंदर की साइड को होते हैं और जो कॉन्वेक्स जो होते हैं जो बाहर की तरफ को निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अब इन दोनों मिरर्स के बच्चों एक और भी नाम है जो आपको याद रखना है। कॉनकेव मिरर्स को हम कॉन्वर्जिंग भी बोल सकते हैं। कॉनकेव से याद रखेंगे कॉन्वर्जिंग। ठीक है, कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ये वाले जो मिरर्स होते हैं, इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है, ठीक है, जैसे यहां से इनके ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है, लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन, क्योंकि अभी हमारा रिफ्लेक्शन ही टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो इनका जब यहाँ से लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये लाइट रेज बाहर की तरफ दोबारा, मतलब दोबारा से इसको रिफ्लेक्ट होके आएंगी वापस। तो ये जब रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज वापस आती है तो ये इकट्ठा होती है, ये कॉन्वर्ज होती है, आपको ध्यान रखना, इसलिए इसको क्या बोला है, कॉन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और जो दूसरा केस है आपका, जैसे ये वाला है आपका, ठीक है, जब यहाँ पे लाइट रेज फॉल होंगी तो ये इकट्ठा नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना, ये बाहर की तरफ भगा देता है लाइट को, ये रिफ्लेक्शन के बाद बाहर की तरफ भगा देता है। इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव से याद रखेंगे कॉन्वर्जिंग मिरर्स, और कॉन्वेक्स को आप ध्यान रखेंगे डाइवर्जिंग, क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज करते हैं। डाइवर्ज का मतलब दूसरी दिशाओं में ऐसे वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे बिखेर के एक तरीके से, ठीक है, फैला के। तो डाइवर्ज करना होता है और कॉन्वर्ज करना होता है इकट्ठा। तो कॉनकेव की आप ध्यान रखेंगे कि कॉनकेव जब रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को, रिफ्लेक्ट होता है वापस करना, जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये देखो। अब उसके बाद थोड़ा सा बच्चों आपको इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव में एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये बातें बहुत स्लो में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बहुत जल्दी नहीं भागना है टॉपिक पर, आपको क्लियर होना चाहिए। बिकॉज इसके रे डायग्राम्स जो है बच्चों वो इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप पूरे मिरर्स को नहीं समझोगे, उससे रिलेटेड टर्म्स को नहीं समझोगे, तो आपको रे डायग्राम्स नहीं बनाने आएंगे। और अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आपके लिए रे डायग्राम्स मोस्ट सिंपल थिंग हो जाती है पूरी बुक का। ठीक है, अब देखो बच्चों कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको जो बात ध्यान रखनी है, ये आपको जैसे एक दे रखा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव क्यों है, क्योंकि ये अंदर की साइड है, तो ये है कॉनकेव। कॉनकेव में बच्चों जो आपको ध्यान रखना है, देखो ये जो एक बिंदु होता है, ठीक है, इसकी अभी आगे हम डेफिनेशन भी करेंगे। ठीक है, चलो ये जो बिंदु होता है ये होता है बच्चों पोल। ठीक है, थोड़ा सा भी आगे भी मैं सारी डेफिनेशन कराऊंगी, थोड़ा सा यहाँ से आपको एक आइडिया दे देती हूँ। पोल, और ये आपका क्या हो गया, कर्व्ड मिरर हो गया। ठीक है, मिरर हो गया। और ये जो एफ यहाँ पर लगा हुआ है ये कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है बच्चों, फोकस। और ये जो सी है ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये मैं आपको इसी जगह पर इसलिए समझा रही हूँ कि आपको दोनों में कंपैरिजन पता चल जाए कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें फोकस
पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब उसके फ्रंट में, उसके फ्रंट में। और जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं उसमें पोल तो वही रहेगा सेंटर में, ठीक है, अभी बताएंगे कि पोल क्या होता है, पोल तो रहेगा सेंटर में, बट फोकस हो गया और सी हो गया वो उसके बैक साइड में, मतलब बिहाइंड में होते हैं, ठीक है। ये दो बात आपको अभी बिल्कुल पक्के से कर लेंगे। कॉनकेव में जो है वो फ्रंट में होंगे और कॉन्वेक्स में जो चीजें होंगी एफ और सी वो बिहाइंड में होंगी। अब आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट में लिखेंगे यस या फिर नो। नो है तो फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी आगे फिर से, ठीक है, किसी और वीडियो में जब वन शॉट लेके आएंगे तब इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। फाइन। अब आ जाते हैं, देखिए मैंने कहा था कि अभी आपको समझाएंगे ये पोल और ये सब चीज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पोल से करेंगे, सबसे पहले पोल, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस करेंगे। सबसे पहले पोल से, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब जो ये कटने के बाद आपके दो मिरर्स आए, इनका जो सेंटर होता है, ठीक है, बॉल का सेंटर नहीं बोला, पूरी बॉल का सेंटर नहीं बोला, ये जो मिरर्स कट के आए, इन मिरर्स का जो सेंटर होता है बच्चों, ये कहलाता है पोल। तो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड पोल, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इससे पोल से बीच में से एक लाइन जाती है, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को ज्वाइन करती है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ये वाला मिरर है तो पोल से लाइन जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट करके निकल जाती है, मतलब अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल आप लिख सकते हैं। देखो वो तो सेंटर को भी ज्वाइन करेगी, वो फोकस को भी ज्वाइन करेगी, तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं एग्जाम में, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में आप बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाता है अपर्चर। अपर्चर देखिए क्या होता है, अपर्चर होता है ये मिरर, ये जो पार्ट है ना मिरर का, ये मतलब जो भी पार्ट है जहां से पूरे में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो कहलाता है अपर्चर। अपर्चर मतलब देखो जैसे बॉल का तो इतना पार्ट कट गया पूरा, ये कटा तो इतना सारा पार्ट, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ ही पार्ट पे होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जिस पार्ट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो यहां से मान लो रिफ्लेक्शन इतने एरिया से इतने एरिया में हो रहा है, तो ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपर्चर, आप इसमें लिखेंगे इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब ये इफेक्टिव डायमीटर ही क्यों बोला, देखो अगर बॉल को हमने पूरा हाफ कट किया तो डायमीटर तो ये होगा, सब बच्चों को पता है डायमीटर ये होगा, ठीक है, सबको पता रहता है सर्कल का डायमीटर क्या होता है, पूरी लाइन बीच में से। इफेक्टिव क्यों बोला है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है ये नहीं कि यहाँ भी हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे लाइट्स आएंगी जहां लाइट आती है और जितने पार्ट पर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जितने पार्ट पर रिफ्लेक्शन होता है उस डायमीटर को हम बोलते हैं कि यह है अपर्चर। ये कहीं भी नहीं समझाया गया है, इतनी ज्यादा मैंने और भी जब अपने भी टाइम में वीडियोस देखते थे, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, कहीं भी अपर्चर पूरी तरीके से नहीं समझाया गया है। यहाँ पर मैं आज आपको पूरा क्लियर अपर्चर समझा रही हूँ। पूरा डायमीटर अपर्चर नहीं होता है, जितने सरफेस पर रिफ्लेक्शन हुआ उसको हम बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ये है अपर्चर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो था समझने वाली बात यही थी, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होनी चाहिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर। जो बात मैंने अभी करी, पूरी बॉल का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो दोनों के लिए होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, और अभी बात की थी कॉनकेव के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होगा। देखो कॉनकेव के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होगा और कॉन्वेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड होगा। ये बात रट लेनी है आपको, ठीक है, बिल्कुल, जब हम डायग्राम्स बनाएंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस, फोकल लेंथ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो होती है, ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम से पता चल रहा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से लेकर जो भी डिस्टेंसेस हम नापते हैं बच्चों, इसमें मेजर करते हैं वो पोल से करते हैं, हमेशा पोल से करते हैं। तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो भी डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइन। अब आ जाते हैं फोकस पर, ठीक है। फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो फोकस क्या होता है, फोकस को आप ध्यान रखेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है फोकस होना।
फोकस होना मतलब एक जगह फोकस हो जाना। तो जहां पर सारी पैरेलल लाइंस, जितनी भी पैरेलल लाइंस आती है, देखो कहाँ से आती है लाइंस, आपको पता होना चाहिए लाइंस कहाँ से आती है। ये रेज आती है किसी भी सोर्स से। सोर्स का मतलब जिस चीज की आप इमेज बनाना चाह रहे हैं। हर मिरर में आप क्या काम कर रहे हैं, इमेज ही तो बनाना चाह रहे हैं। आपने गाड़ी के साइड में लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, जिससे कि पीछे से इमेज दिखाई दे, पीछे से कौन से व्हीकल आ रहे हैं, ठीक है। आप शीशे में देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर में आप शेविंग कराते हुए कोई देख रहा है, क्यों देख रहा है, क्योंकि मेरी इमेज दिख जाए उसमें, ठीक है। अब ये जो है सारी की सारी जो रेज निकलती है, वो निकलती है सोर्स में से। सोर्स में से क्या, जैसे मैं अपनी इमेज देखना चाहती हूँ, तो मैं सोर्स हो गई, मेरे अंदर से रेज निकलेंगी, ठीक है। हम किसी ट्री की इमेज देखना चाहते हैं, तो उस केस में ट्री हो गया सोर्स, ट्री में से रेज निकलेंगी। तो बार बार बच्चों को ना यही नहीं पता रहता आखिरकार ये रेज निकल कहाँ से रही है। तो ये रेज निकल रही है जिस सोर्स का या जिस ऑब्जेक्ट का हम इमेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, उसी में से रेज निकलती है। अब बात आती है फोकस की। तो फोकस एक वो पॉइंट होता है जहां से किसी ऑब्जेक्ट में से जितनी भी पैरेलल रेज निकले, रिफ्लेक्शन के बाद वो जहां इकट्ठी होती है, रिफ्लेक्शन पैरेलल की बात करें, पैरेलल रेज हमेशा आकर फोकस पर इकट्ठी होती है, ठीक है, कॉनकेव के केस में। और कॉन्वेक्स के केस में आती तो पैरेलल ही है, ठीक है, लेकिन ये तो मिरर डाइवर्जिंग वाला है। अभी हमने पढ़ा था, हमने अभी क्या पढ़ा था कि अरे ये मिरर तो डाइवर्जिंग वाला है, तो भाई ये इकट्ठी कैसे होंगी। अब तो ये इकट्ठी नहीं हो सकती फोकस पे, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसका फोकस तो यहाँ है। तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये यहाँ से निकल के जा रही है। बस अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको रे डायग्राम आ गया, ठीक है। कॉनकेव में तो ये एक्चुअली मीट करती है, कॉनकेव में ये एक्चुअली मीट करती है रिफ्लेक्शन के बाद। और कॉन्वेक्स में ये एक्चुअली मीट नहीं करती है, डाइवर्ज होती है। दे अपीयर्स टू मीट, वो हमें लगता है कि मीट कर रही है, तभी इन्होंने साथ में लिखा है एक्चुअली मीट, ये इन्होंने लिखा है कॉनकेव के लिए। और अपीयर्स टू मीट ये लिखा है इन्होंने कॉन्वेक्स के लिए। तो फोकस एक वो पॉइंट होता है जहां पैरेलल रेज जो है वो या तो एक्चुअली मीट करे या ऐसा लगे कि यहाँ मीट कर रही है, ठीक है, जैसे कि ये वाला आपका केस हो गया, राइट। ये आपको याद रखना कि ये होता है फोकस। अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, दोबारा आप बैक करिए वीडियो को, दोबारा से आप इसको एक बार समझिए, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस का डिस्टेंस, पोल से फोकस का डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या, यहाँ पे पोल है बेटा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इस पूरी लाइन को बोला है, इस वाली लाइन को, और ये पोल है। तो पोल से लेकर फोकस का डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। ये बात आपको सारी टर्म्स यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो अब चलते हैं टॉपिक में थोड़ा सा आगे। अब रिलेशनशिप बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का तो आ ही जाता है पेपर में, या तो रिलेशनशिप आ जाएगी एमसीक्यू में, या फिर क्या होगा, कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा छोटा सा। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी आप फिर से बताओ फोकल लेंथ क्या होती है। देखो फोकल लेंथ क्या होती है, पोल हो गया, ठीक है। पोल से लेकर फोकस के डिस्टेंस को, पी से लेकर फोकस के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और पी से लेकर यहाँ सी तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही कॉन्वेक्स में पोल से लेकर फोकस के डिस्टेंस को एफ, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और यहाँ सी तक के डिस्टेंस को, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये दोनों हमेशा पी से ही मेजर होने हैं। अब वो कह रहे हैं इस फोकल लेंथ और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा तो हमें देखने से भी पता चल रहा है, बाकी हमें याद कर लेना है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है, हाफ होती है। मतलब इतना जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी आधी जो हो जाती है वो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दूसरी बात में, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर आपको एग्जाम में फोकल लेंथ दे दी है 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा इसका, डबल, 2 इंटू, ठीक है। और अगर आपको दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जाम में 6 सेंटीमीटर और आपको निकालना है फोकल लेंथ, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हाफ, ठीक है, इसकी हाफ डायरेक्ट कर लेना 3 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता भी होने चाहिए, ठीक है, ये क्या होते हैं भाई। चलते भाई नेक्स्ट आगे। अब आ जाते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। अब बहुत प्रॉपर्ली सिर्फ कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ कॉनकेव मिरर्स के रूल पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है। और रूल को बस एक बार गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद क्या है, जब हम डायग्राम बनाएंगे तब 1 सेकंड में मैं आपको एक ट्रिक से फटाफट बता दूंगी कि डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है। पहला रूल जो है वो ये है कि जो भी लाइन पैरेलल आएगी, जो बात हमने अभी पढ़ी है,
पैरेलल कहाँ से आती है, मतलब रेज निकलती कहाँ से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, मतलब जहां भी कोई ट्री वगैरह है दूरी पर, पास, कहीं भी, उसमें से रेज निकलती है। पैरेलल भी निकल सकती है, कैसे भी निकल सकती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ पैरेलल वाली की बात कही है। अभी रेस तो देखो जरूरी ये थोड़ी ना है कि मुझसे सारी रेस पैरेलल ही निकल रही होंगी, ठीक है, पैरेलल भी निकल सकती है रेस, ऐसे भी निकल सकती है, कैसे भी निकल सकती है रेस तो। लेकिन इसमें जो पर्टिकुलरली फर्स्ट वाला आपको बताया गया है कि अगर पैरेलल रेज निकलती हैं तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद, देखो ये आने का साइन होता है कि जब कोई रे आ रही है, आने के बाद यहाँ पर कोलाइड कर रही है, मतलब टकरा रही है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब वापस आ रही है, ठीक है, टकराने के बाद वापस आ रही है, तो वो फोकस से होके निकलेगी हमेशा। जब वापस आएगी तो कहाँ से, तो जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे, ध्यान रखना, जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये आपका पी हो गया यहाँ पर, तो कोई अगर पैरेलल लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ पेन से, कोई भी रे अगर आएगी तो वो हमेशा, जैसे यहाँ एफ है और यहाँ सी है, हमेशा एफ से उसको निकालना है। ये बात समझ में आ गई, उसको बैक जो करना जब रे डायग्राम बनाएंगे, अभी मैं इसलिए बता रही हूँ, अभी कैसे निकालेंगे उसको, एफ से। हल्का सा कॉन्वेक्स के बारे में भी थोड़ा सा कर लेते हैं, कि मान लिया जैसे कॉन्वेक्स के लिए आ रही है, यहाँ पे जैसे एफ होता है और यहाँ सी होता है, तो अगर यहाँ से भी पैरेलल आ रही है, देखो इसमें तो भाई अंदर की साइड रिफ्लेक्शन होता है और इसमें बाहर की साइड रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोकस से नहीं निकलेगी, अभी बता रही हूँ, क्योंकि ये होता है डाइवर्जिंग मिरर, ये वापस लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब इसको डाइवर्ज करोगे, आप स्केल को पहले से ही यहाँ से यहाँ तक रख लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल को प्लेस कर लोगे, यहाँ से तो आप डॉट 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 बनाओगे, ठीक है, और यहाँ से आप पूरा रिफ्लेक्शन लेके जाओगे, तो ऐसा लगेगा कि भाई ये लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फोकस पर जाकर ये इकट्ठा हो रही है, फोकस पर जाकर इकट्ठा हो रही है। ये बात मैं आपको रे डायग्राम के लिए यही समझा रही हूँ, कि आपको जब ये लाइन ऐसे निकालनी है, ठीक है, मैं पैरेलल नहीं बना पा रही हूँ, पैरेलल, तो आप जब स्केल रखेंगे रिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन जब आप बाहर की तरफ भेजेंगे, आप पहले ही एफ पे स्केल रख लेंगे, और यहाँ तो डॉट 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 लगा देंगे, और यहाँ से लाइन को सीधा निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉन्वेक्स में भी हो जाएगा। ये आगे रूल्स आपके लिए आएंगे, तो मैंने अभी दोनों आपको बता दिए, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी। मतलब हमें रे डायग्राम बनाने के लिए ये फर्स्ट रूल फॉलो करना ही करना है, पैरेलल रेज को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराना ही कराना है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। पहला रूल आपको क्लियर हो गया, ठीक है, फोकस से आएगी या ऐसा लगेगा फोकस पर है, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि फोकस पर है या सच्ची में ये फोकस से ही होकर जाएगी। दूसरा रूल जो है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सेस प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई रे, मैंने कहा था ना, रे तो कहीं से भी निकल सकती है, पैरेलल भी आ सकती है, कहीं से भी। अब हो सकता है कोई रे जो है प्रिंसिपल फोकस से जाकर निकल रही हो, ठीक है, ये जा रही है, जाने के बाद यहाँ पर अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, टकरा रही है बाई चांस, तो ये पैरेलल होकर निकलेगी, बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट, ठीक है। पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल जा रही है। दो रूल क्लियर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आपका कॉन्वेक्स में भी चलेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में कैसे चलेगा, अब आप कहोगे मैम कॉन्वेक्स में कैसे फोकस पर आएगी, तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट इस तरीके से आती है, इस तरीके से फोकस की तरफ डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मान लिया सी हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। लाइट को आपको लाना ऐसे है कि भाई ये आ रही है फोकस की तरफ, ठीक है, ये आ रही है बड़ी जोर शोर से फोकस की तरफ, यहाँ पे आप डॉट 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 बना देंगे। लाइट के आने और जाने का आपको सिर्फ एरो से बताना है कि भाई फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन अंदर तक तो घुसेगी नहीं क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये पैरेलल होकर वापस निकल जाएगी, ठीक है। जब हम रे डायग्राम करेंगे तब और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फोकस से निकल रही है पैरेलल जाएगी, फोकस की तरफ आ रही है तो भी पैरेलल ही जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो जब डायग्राम करेंगे सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आप इसमें रॉन्ग है फिगर, अगर कोई लाइट की रे है, ठीक है, फोकस से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और सी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चाहे इधर से जाए चाहे ऐसे जाए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ध्यान रखना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी आ जाती है, ठीक है, जिधर से जाएगी, अगर मान लिया ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया सी, अगर इधर से आ रही है तो इधर से ही ये वापस भी जाएगी, ठीक है, सेम बिल्कुल, ये आने का साइन हो गया और ये जाने का साइन हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आपको कुछ नहीं करना, लाइन जैसे आएगी वैसे ही वापसी निकल जाएगी, तो आपको सिर्फ एक आने का एरो बनाना है और एक जाने का एरो बनाना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। और जो आपका ये लास्ट है, ये इसका नीड हो जाता है एक केस में, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई लाइन पोल से आ रही है, ठीक है, ये हो गया पोल,
अगर कोई लाइन पोल पर आकर टकरा रही है, मैंने बताया ना लाइन तो कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, फोकस से भी निकल सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकल सकती है और पोल से भी आ सकती है, पोल पर भी आकर टकरा सकती है। तो पोल पर आएगी तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में आप ध्यान रखना, जिस एंगल से आएगी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जिस एंगल से आएगी, ये सही नहीं बन रहा है मुझसे, ठीक है, पी हो गया। यहाँ पर आपको देखना, मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ, ठीक है, थोड़ा स्लो करने की कोशिश करती हूँ। जिस एंगल से आएगी ध्यान रखना उसी एंगल से वापस चली जाएगी। पेन टैप पे पेन जो है बहुत ज्यादा स्लिप करता है, तभी यहाँ पर मैं प्रॉपर नहीं इसको शो कर पाई हूँ। तो जिस एंगल से आएगी बच्चों, उसी एंगल से सेम टू सेम वापस चली जाएगी। इसका यूज काफी चैनल्स पे होता है या काफी टीचर्स कराते हैं, हम भी क्लासेस में जब पढ़ाते हैं तो काफी टीचर्स इस वाले रूल का यूज करते हैं एक केस में, लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको केस करा दूंगी, मतलब इसके अलावा भी समझा दूंगी डायग्राम्स, ठीक है। इससे इसको करने से बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी क्या होती है, बच्चे ना इक्वल एंगल नहीं बना पाते, और अगर इक्वल एंगल नहीं बनेगा तो आपका रे डायग्राम सही नहीं आएगा। इस केस को कोशिश करते हैं थोड़ा सा अवॉइड करने की। केवल कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए बच्चों क्या होता है, हमें सिर्फ दो दो रूल्स भी अगर हम फॉलो कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं तो बेस्ट है, ठीक है, लेकिन 2 रूल्स भी फॉलो कर लेते हैं तो 2 रूल्स से भी हमारी एग्जैक्टली सेम इमेज आ जाती है। कोई जरूरत नहीं है थर्ड रूल लगाओ, फोर्थ रूल लगाओ, 2 रूल लगाओ और आंसर आ जाता है, ठीक है। अब करके देखते हैं कि जो मैंने बात बोली है कि 2 रूल से मैम कैसे आ जाते हैं। आपको कॉनकेव में ध्यान रखना है, 6 केसेस हम पढ़ेंगे बच्चों, 6 केसेस, हम 6 रे डायग्राम्स पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में और 2 रे डायग्राम्स हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स में, ठीक है। अब हम फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम यही आएगा कि मतलब इसी तरीके से आएंगे, इन 6 में से ही एक आने वाला है, ठीक है, ये नहीं कि कोई अलग से आ जाएगा, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, अलग से भी आएगा तो वो भी मैं बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं ये मैक्सिमम, ठीक है, जो बोर्ड वाले हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर रखा हुआ है, इंफिनिटी मतलब होता है बहुत दूर, बहुत ही दूर, काफी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी आपको कॉनकेव मिरर में इमेज बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी, आपको सिर्फ 2 रूल्स यहाँ पे फॉलो कर लेना, 2 में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला, इसमें तो बल्कि एक ही रूल से काम चल जाएगा, इसमें 2 की आपको नीड भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है फर्स्ट वाले केस में, पैरेलल, ठीक है, ये कहलाता है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। आप छोटा भी बना सकते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया है, चलो ए से बी तक बना लेते हैं, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इन्होंने क्या किया उसमें से पैरेलल रेज निकाल दी। पैरेलल का अभी हमने रूल पढ़ा था फर्स्ट वाला, कि अगर कोई रे पैरेलल होके आएगी तो वो कहां से निकलेगी बच्चों, फोकस से, ठीक है। कोई रे पैरेलल आएगी और यहाँ पर है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ है आपका फोकस, यहाँ है आपका सी, तो अभी आपको बताया था कि कैसे निकलेगी, वो फोकस से निकलेगी, ठीक है, ये आई और ये गई। इसी तरीके से दूसरी लाइन भी पैरेलल आई, पैरेलल क्या होती है, पैरेलल का मतलब इस लाइन के पैरेलल, पैरेलल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ये दूरी कितनी भी ले सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, ठीक है। यहां से भी एक लाइन पैरेलल आई, यहां पर आकर, ठीक है, टकराई और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर ये भी कहां से निकली, फोकस से। तो जहां पर दोनों रेज फोकस होकर इकट्ठा हो रही हैं, तभी इसको कन्वर्जिंग मिरर हो रहा था, जहां बोला था, जहां पर आकर इकट्ठा हो रही है, यहाँ पर जो एक छोटा सा पॉइंट बना, यहाँ पर जहां पर भी आपकी 2 लाइन आकर कट जाए, समझ लीजिए वो आपका इमेज का पॉइंट है, वहां आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी कि इंफिनिटी पर होता है, ठीक है, हम इसको अभी, ये तो इन्होंने इमेज के बारे में बताया, मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, इसको इंफिनिटी बोलते हैं, ठीक है, इंफिनिटी पर है, तो उसकी इमेज के बारे में अब हमें क्या क्या पता चला, ये एग्जाम में आता है कि इमेज के बारे में आपको क्या क्या पता चला। तो इमेज की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, देखो फोकस पे बनी, बिल्कुल याद कर लेना, कई बार रे डायग्राम नहीं आएगा तो आपको पूछ ही लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, कहाँ बनी इमेज। उसके बाद आप ध्यान रखना, जो कॉनकेव मिरर की जो इमेजेस होती हैं वो मैक्सिमम रियल, और रियल का बिल्कुल ध्यान रखना, रियल के साथ ही इन्वर्टेड वर्ड आएगा हमेशा, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, जो रियल इमेजेस होती हैं वो उल्टी होती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल रिवर्स मतलब बिल्कुल उल्टी होती है, रिवर्स भी मतलब उल्टी होती है, ध्यान रखना। तो इसको रियल क्यों बोला, कि मैम रियल इमेज क्यों बनी, क्योंकि असलियत में जो रेज रिफ्लेक्ट हुई है वो जाकर टकराई है। जब भी कोई रेज एक्चुअली मीट करती है, अभी पढ़ा था ना एक्चुअली मीट, जब एक्चुअली मीट करती है तो रियल इमेज बनता है। तो देखो ये तो एक्चुअली मीट करी है, ये वाली रे यहाँ पर टकराई, ये वाली रे यहाँ पर आके कट हो गई, तो एक्चुअली मीट करी है तो रियल इमेज बनेगी। और ध्यान रखना रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है, कॉनकेव के सारे केस रियल एंड इन्वर्टेड है, केवल एक केस को छोड़कर, जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, एक केस
केस को छोड़कर। तो 5 केस को आपको ध्यान रखना है। कॉनकेव के टोटल 6 केस हैं। 6 में से जो 5 केस हैं वो रियल और इन्वर्टेड हैं। केवल एक केस है जो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। जो नकली इमेज होती है वो हमेशा सीधी होगी, जो असली इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो रियल वर्ड जहां भी आएगा वहां इन्वर्टेड आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो कॉनकेव के पांचों केस में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, कॉनकेव के 5 केस में रियल और इन्वर्टेड आएगी, ठीक है। बाकी पूरा भी डायग्राम से आपको समझाऊंगी, पूरा चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको बिल्कुल रट जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। ऊपर से साइज देखो, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर कितना बड़ा था, ठीक है, बड़ा था ना ऑब्जेक्ट। और देखो कितने पॉइंट साइज की नन्ही सी इतनी सी इमेज बनी है। तो पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी इमेज बनती है, ठीक है। पहला आपको पता चल गया, इमेज के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। दूसरा केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी बिटवीन इंफिनिटी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या करेंगे, जब हमें रे डायग्राम्स पढ़ाएंगे पहले रखेंगे इंफिनिटी पे, फिर उसको थोड़ा सा पास लाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, फिर उसको तीसरे तीसरे वाले जो केस होगा उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख देंगे, ठीक है। ऐसे हमारे 6 केसेस बनते जाएंगे। अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, सारा का सारा भी मिक्सअप नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस था इंफिनिटी पे, दूसरा केस इंफिनिटी मतलब कहीं दूर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रख लेना इमेज, कहीं भी रख लेना। सेम काम करना है, पैरेलल रे लेके आनी है और घबराना नहीं है इतनी सारी रेस क्या आई है, ठीक है, समझो। पहला सेकंड वाला जो केस है यहां से समझा देती हूँ। होल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी। इन्होंने कहा यहां कहीं रख दो, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसके और इसके बीच में। पहली रे आई पैरेलल और वो फोकस से होकर निकल गई, पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल, इसमें जो है आपको नीचे से दोबारा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोबारा से पैरेलल लाने की जरूरत नहीं है। इसमें बच्चों आप क्या करेंगे, जो सेकंड रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेकंड रूल सबसे सिंपल वाला आपको करना है, आपको हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लानी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में, जहां भी मैं बताती जाऊंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली गई। इस फिगर को आप अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई, ये तो हमने रूल में पढ़ा था। देखो अब कहाँ कट हुई, इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर बनी। तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। देखो ये आ गई ना, ये बन गई इमेज, ये बन गई इमेज, ठीक है। पॉइंट साइज नहीं है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस था ही नहीं, इसलिए हमने बोल दिया था पॉइंट साइज इमेज। लेकिन यहाँ पर तो देखो यहाँ से यहाँ तक की ये इमेज बनी। अब इस इमेज के बारे में सिर्फ 2 रे आप खींच दीजिए, किसी भी तरीके से 2 रे ड्रॉ कर दीजिए, एक पैरेलल वाली और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, आपकी रे डायग्राम कंप्लीट है। बिल्कुल आप बिलीव करेंगे, जब मैं कॉपी भी चेक करती हूँ, हमसे करवाते हैं 2 रे इनफ होती है, थर्ड रे को जबरदस्ती मत घुसाओ। इन्होंने इसमें यहाँ पे डाल रखी है, वही पोल वाली डाल रखी है, ठीक है। आप पोल वाली डाल सकते हो या फोकस से लाकर पैरेलल निकाल सकते हो, कोई से भी रूल्स को आप अपना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने तीसरा कौन सा रूल लगा दिया, मुझे जरूरत नहीं थी, फिर भी मेरा मन किया तो मैंने लगा दिया। मैंने फोकस से निकाली ठीक है, और पैरेलल निकाल दी। रूल्स के अकॉर्डिंग आप ना, जब जैसे कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए और देखिए कि जो फोकस से लाइन जा रही थी वो कहाँ से निकल रही थी, वो पैरेलल निकल रही थी। तभी भी देखो यहीं पे आके कोलाइड होंगी, तीनों यहाँ पे आके मर्ज होंगी। तो 2 लाइन से बना लीजिए, 3 लाइन से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब भी बनाए बार बार रूल्स आप देखते रहे कि हाँ ये रूल यहाँ पे मैम ने लगाया, ये रूल यहाँ पे मैम ने लगाया। अब इसकी इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है। रियल बनी तो उल्टी, पता चल गया ना, क्योंकि रियल बनी है, एक्चुअल में जो लाइट की रेज हैं वो कोलाइड कर रही है, इकट्ठी हो रही है, ठीक है। तो क्या बनी, रियल बनी। और रियल के साथ देखो बन गई उल्टी इमेज, ये हो जाती है इन्वर्टेड, ठीक है। इधर से ऐसे ऑब्जेक्ट था और ये इन्वर्टेड। तो पोजीशन आपको ध्यान रखनी है एफ और सी के बीच में, ठीक है। एफ और ये एफ और सी के बीच में ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। और ये कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, मतलब पहले से साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट से साइज छोटा है, ठीक है। एक आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। When object is at C, जब ऑब्जेक्ट जो है C पर है, देखिए C का मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। यही बात मैंने कही थी कि जब वो रे डायग्राम आपको करवा रहे हैं तो सबसे पहले इंफिनिटी पे रखा, ठीक है। देखो सबसे पहले उन्होंने इंफिनिटी पे रखा, ठीक है। उसके बाद वो इंफिनिटी और C के बीच में लेके आए ऑब्जेक्ट को, अब वो C पर ऑब्जेक्ट को रखवा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से रे डायग्राम चलते रहेंगे और उसके बाद C एंड F के बीच में, F के बीच में, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो है सबसे, अब जो थर्ड वाला आपका पार्ट है उसमें बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है
तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आप ध्यान रखेंगे, सबसे स्पेशल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बॉस है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं मैं कह सकती हूँ, इंपॉर्टेंट तो सारी है, मतलब सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि स्पेशल, सबसे ज्यादा स्पेशल सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्यों है, अभी देखते हैं। हमने वही काम किया, हमने क्या किया यहाँ पर, ये लेके आए हम एक पैरेलल रे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैरेलल जो है रे लेकर आए, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकलेगी, अब ये बात तो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी रे मैंने आपसे कहा था, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेके जा सकते हैं दूसरी रे, या फिर दूसरी रे आप फोकस से भी लेके जा सकते हैं, मतलब जो आपको 4 रूल सिखाए हैं उनमें से जो आपको अच्छा लग रहा है आप अप्लाई कर दीजिए, और जो एप्लीकेबल हो सकता हो। मान लीजिए जैसे ये वाला है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल यहाँ पर नहीं लगेगा कि भाई सी से लाइन गई और सी से ही वापस आ गई, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो आप यहाँ से रे पास नहीं करा सकते। तो इसके लिए आप कोई दूसरा रूल, 4 में से कोई भी दूसरा रूल आप ले लीजिए, ठीक है। दूसरा वाला जो मैं ले रही हूँ रूल, वो ले रही हूँ कि मैंने यहाँ से एक रे को फोकस से पास कराया, फोकस से पास कराएंगे तो वो पैरेलल होकर निकल जाएगी, पैरेलल होकर निकल जाएगी, ठीक है। हमने ये 2 रूल्स, अपने जो 4 रूल्स हमने पढ़े थे उनमें से ये 2 रूल्स जो है, 4 पढ़े थे ना बच्चों हमने, तो उनमें से 2 हमने जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर लिए, ठीक है। तो अब जब हम करेंगे तो ये वाली रे, ये जो आई यहाँ से, और ये वाली जो गई यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है, क्या करिए यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करिए, इसका मतलब हमारा जो इमेज बनी वो कहाँ पर बनी, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए पोजीशन जो है इमेज की वो सी पर ही है, भाई सी पर ही ऑब्जेक्ट रखा है और सी पर ही इमेज बन रही है, ठीक है। ये वाली जो डॉटेड लाइन है ना, दिस इज इमेज, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड है, रियल तो बनेंगी ही, मैंने आपसे कहा था कि 5 केसेस जो है कॉनकेव के वो रियल इमेजेस है, इस बात को रट लीजिए, इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कुछ आता है समझ में नहीं आता है, एग्जाम में जब आप, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि पोजीशन बताइए, कि भाई कॉनकेव मिरर है और इमेज की पोजीशन बताइए, तो 5 केस ऐसे हैं, कुछ ना सोचा ना समझा आपने क्या किया, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, लिख दिया वहां पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है रियल और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है, उल्टी बनी है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है, मतलब जितनी भी रियल रहेंगी ना वो हमेशा ही इन्वर्टेड रहेंगी, ठीक है। और सेम साइज की, तभी मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो स्पेशल केस है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्पेशल बंदा है, उसी पर इमेज बनती है, और रियल इन्वर्टेड इन्वर्टेड तो बनी ही बनी है, साथ में सेम साइज की भी बनेगी, ठीक है, कोई और इसमें कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के लिए बोला है कि जब ऑब्जेक्ट जो है एफ और सी के बीच में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर है आपका एफ और सी के बीच में, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सेंटर पे ही आप करेंगे, आप इसकी पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। अब वही काम किया हमने, एक रे पैरेलल, और यहाँ से हमने फोकस से इसको निकाल दिया रे को, फिर एक रे हमने फोकस से ले ली और एक रे को हमने फिर पैरेलल करके निकाल दिया, ठीक है। जो पैरेलल आती है फोकस से निकल जाती है, जो फोकस से आती है पैरेलल। मैक्सिमम तो सब में यही 2 रूल लगते हैं, मैक्सिमम तो यही 2 लगते हैं कि भाई फोकस पे आई, ठीक है, पैरेलल गई फोकस से निकली, फोकस से आई पैरेलल गई, तो सारी इमेजेस बन जाती है। कहीं कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम, रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है, कहीं कहीं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज कर लेते हैं, बाकी इनसे काफी काम चल जाता है, ठीक है। चलो जी, अब जब ये करा तो यहाँ पर देखिए इमेज यहाँ पर जाकर बनी, जहां पर भी ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली इंटरसेक्ट हुई जाकर इस पॉइंट पर जो है इमेज बन जाती है, फिर से रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, बार बार बता रही हूँ रियल बनेगी क्योंकि एक्चुअल लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, और इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, ठीक है। और कहाँ बनी, बियॉन्ड सी बनी, इसको हम बोल देते हैं बियॉन्ड सी, मतलब सी से दूर जाकर बनी, ठीक है, सी से थोड़ा सा दूर जाकर बनी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बियॉन्ड सी, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद साइज जो है, साइज देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट छोटा था, और जब आप इमेज बनाएंगे तो वो एनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है, इमेज बनाएंगे तो एनलार्ज बनेगी। कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कैसे याद रखूं, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, रे डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं आया और आपको पता पूछ लिया है कि बताओ कैसी बनेगी, तो इसके लिए भी आगे सॉल्यूशन मैंने एक टेबल में दे दिया है, उस टेबल को मैं याद करने का आपको ट्रिक ऐसी बताऊंगी कि आप भूल नहीं पाएंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे और इस तरीके से उसको फटाफट लिख के आ जाएंगे, फाइन। तो यहाँ पर ये वाली बन गई,
इस केस में बच्चों जो 5th केस है उसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी वीडियो में से करते करते जो है वॉल्यूम यहाँ पर जो है मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है देखिए ए एफ, मतलब एफ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे बोला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ठीक है। तो जो एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट है उसमें से हमने सेम काम किया, पैरेलल एक लाइन लेके गए और फोकस से निकाल दी, ठीक है। दूसरे केस में देखो क्या होगा, हम क्या करते थे, फोकस से निकालते थे और पैरेलल हम उसको लेके चले जाते थे। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। जब फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखो ए और एफ को आप देखिएगा, वहां पर फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब फोकस पर ही रखा हुआ है तो फोकस से तो कोई रे जाएगी नहीं, ठीक है, कोई रे जाएगी नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, पॉसिबल ही नहीं होता, जब फोकस पे ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो कोई रे वहां से नहीं निकल सकती है। अब आप क्या करेंगे, एक रे के लेके जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लेके जाएंगे। जो साइड में फिगर चल रहा है आप उस पर अभी ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि मेरी वॉइस ओवर से वो डिफरेंट चल रहा है। सिर्फ मैं फिगर को देख के आपके समझा रही हूं आपको कि सी पर फिर आप स्केल रखेंगे। आप जो ऑब्जेक्ट है ए और एफ, उसमें ए पर भी आप स्केल रखेंगे, और आप जब स्केल रखेंगे तो ई पर आपका जो है स्केल खुद जाके चला जाएगा, ठीक है। अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है पैरेलल लाइन खींच देंगे CAE, जिसमें आप 2 एरो लगा देंगे, एक जाने का और एक आने का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से 2 आपकी लाइंस जो है पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल में क्या होता है, इतनी दूर जाके इमेज बनती है, इतनी दूर जाके इमेज बनती है, मतलब सी के आसपास, सी से भी बहुत दूर जाके कहीं इमेज बनेगी, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं इमेज इन्फिनिटी पर जाकर बन रही है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर बनेगी। तो यहां पर सिर्फ मैं यही थोड़ा सा समझाना चाह रही हूं, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है बच्चों, कि भाई हमने एफ पढ़ लिया, ठीक है, एफ पढ़ लिया है कुछ, एफ से हमने डायरेक्ट इसको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, फोकस से निकाल दी, और इसके बाद एक लाइन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लेंगे और वो ई तक लेकर जाएंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ई तक हम उसको लेकर जाएंगे, स्केल रख के आप कर लीजिएगा, ठीक है। ए से वो टच होनी चाहिए, और एक जाने का एरो और एक आने का एरो, और ये जो है वापस जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये फिगर बन जाएगी, और ये कहीं भी जाकर मीट नहीं करेंगी, तो हम लिख देते हैं इन्फिनिटी पर जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी पर इसकी इमेज बन गई, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और हाईली एनलार्ज, जो इन्फिनिटी पर इमेज बनती है वो हाईली एनलार्ज्ड होती है, ठीक है। तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा। The next one is when the object is between P and F. ये बच्चों बहुत ज्यादा स्पेशल केस है। यहाँ पर आपको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, जो अभी आपको पता भी चल जाएगा स्पेशल केस क्यों है। यहाँ पर जो आपको कहा है ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए बोला है विद इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब कहीं भी फोकल लेंथ के ऊपर। फोकल लेंथ कौन सी होती है, यहाँ पर P है और यहाँ फोकस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज फोकल लेंथ। तो या तो आपको बोलेंगे कि विद इन फोकल लेंथ रखिए, मतलब F और P के बीच में रखिए, ठीक है, या बोलेंगे F और P के बीच में रखिए। डायरेक्ट बीच का मतलब बिल्कुल बिटवीन नहीं, कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसमें जो आपको पहली रे बच्चों यहाँ पर करनी है वो तो सेम करनी है, ये पैरेलल आई और यहाँ से फोकस से होकर निकल गई। दूसरी का आपको ध्यान रखना है, आप स्केल सी पर पुट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, सी पर रखा और यहाँ पर ऊपर टच किया ऑब्जेक्ट के पास, और यहाँ पर स्केल आपका अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आने का एरो और यहाँ पर जाने का एरो कहीं भी आप लगा दीजिए कि भाई यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और वापस चली गई। पास नहीं होती है क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिरर्स में से पास नहीं होगी, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन जो होता है मिरर्स में होता है, उसमें पास नहीं होती, ठीक है। तो जब ये 2 लाइनें हैं, अभी ये डॉट आप बिल्कुल मत समझिए कि यहाँ पर कुछ है, आप समझिए आपका एक ऐसे मिरर है, आपने यहाँ विद इन फोकल लेंथ रखा, यहाँ पर एक लाइन ऐसे आई और ऐसे चली गई, यहाँ आपका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे आपने, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस तरीके से दूसरी आपकी, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, मतलब यहाँ से टकरा के ये वापस भी आ गई, ठीक है, ऐसे वापस आ गई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, देखो इमेज तो बनी नहीं, क्यों नहीं बनी, यहाँ डिस्टेंस इतना सा है, यहाँ पर इतना बढ़ गया डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस इतना बढ़ गया, यहाँ पर डिस्टेंस इतना बढ़ गया, मतलब ये लाइंस जब वापस आती है रिफ्लेक्ट होकर तो कहीं कट तो नहीं रही है, ठीक है। मान लिया ये मिरर है आपका, इस तरीके से तो डायग्राम चल रहा है आपका, ठीक है, इस तरीके से आपका डायग्राम चल रहा है, तो ये जो लाइन है ये बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस, देखो ये बढ़ता जा रहा है ना डिस्टेंस, तो इसका मतलब कहीं भी कट तो नहीं हो रही। ऐसे केस में आप कितना भी पीछे तक इसको मूव करते जाएंगे ये कहीं कटेगी नहीं,
इमेज यानी कि रियल वाली तो कहीं बनेगी नहीं। अब ये क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट से इसको थोड़ा सा ना आगे मूव करते हैं, डॉटेड लाइंस आगे मूव कर देते हैं। जैसे ही इन लाइंस को थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ये पास नहीं हो रही है, पास नहीं हो रही है, समझ लीजिए कि ये इमेजिनरी इमेज बन रही है, काल्पनिक इमेज बन रही है। इमेज तो रियल में बनी ही नहीं यहाँ पर कहीं भी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला है कि यहाँ पर जो एक केस कॉनकेव मिरर में ऐसा है कि जब हम इन लाइंस को आगे डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कहीं जाकर इमेज बन जाएगी। हमारी आईज को ऐसा लगता है कि ये जो दो रेज हैं, ये वाली और ये वाली, ये कहीं पीछे से आ रही हैं, ठीक है, यानी कि बिहाइंड द मिरर, कहीं बिहाइंड द मिरर से ये आ रही है। समझ में आ गया? ये केस बहुत अच्छे से समझना है, एक बार फिर समझ लो। यहाँ सी है, यहाँ एफ है, यहाँ बीच में लाइन है, ये करा पहली लाइन आ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप यहाँ टच करते हुए जाओगे तो यहाँ पर आके टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है, टकरा के वापस आ जाएगी, आगे पास नहीं होगी। अब इमेज कहीं नहीं बनेगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इनको जब हम थोड़ा सा डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं ना बच्चों, ऐसे आईज को यहाँ पर क्या लगता है, आईज को लगता है कि ये जो रे है ये यहाँ से कहीं से आ रही है, यहाँ से। तो इसको जो है वो अपने मन में अपनी, ठीक है, इंटरनली जो है वो अपनी एक इमेज बना लेती है कि भाई एक चीज जो है वहां से रेज एमिट कर रही है, उसको लगता है कि इमेज यहाँ पर है ऑब्जेक्ट की। अब इस केस में केवल मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 6 केसेस में से 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड बनेगी, सीधी मतलब रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, ठीक है, क्योंकि सारी रेज आ रही थी और बैक में काट दे रही थी। इसको हमने जबरदस्ती ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसको आगे मूव कराया है। तो यहाँ पर जो इमेज है ये झूठी इमेज बनी है, ये हमने बनवाई है, वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है। हमारी जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनमें भी वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है ना हमारी, हम उल्टे तो नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो वो भी हमारी क्या है, वर्चुअल बनती है। बिहाइंड द मिरर बनी है, हर सारी इमेजेस फ्रंट में बन रही थी, यहाँ पर ये बिहाइंड में बनी है और एनलार्ज्ड रहेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये 5 केसेस करे हैं, बैक करिए वीडियो को, 5 केसेस बना के देखिए और उसके बाद एक छोटी सी समरी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। समरी में बच्चों क्या है, किस तरीके से इसको हम याद करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी 6 के 6 केसेस हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, इन्फिनिटी पर था, उसके बाद इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बन जाती है, फोकस पर बन जाती है, ठीक है। कैसी थी, बिल्कुल पॉइंट जैसी थी। और रियल इन्वर्टेड तो 1 2 3 4 5 पांचों केस में रियल इन्वर्टेड रहेगा, केवल एफ और पी वाले को छोड़ के जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट है। हो गया याद, इतना याद हो गया। और याद करने का आपको देखो कितना अच्छा तरीका बताती हूँ। हाईली डिमिनिश्ड, उससे थोड़ी सी बड़ी हुई, मतलब छोटी तो रही पर उससे थोड़ी सी बड़ी हुई, ठीक है। इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ध्यान रखेंगे, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद थोड़ी बड़ी और उसके बाद बड़ी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसको आप अपने तरीके से कैसे भी याद रखिए, ठीक है। इन्फिनिटी पर बहुत छोटी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया एफ और सी के बीच में, ठीक है, जैसे ये रहा एफ और ये रहा सी, ये रहा आपका मिरर। तो इन्फिनिटी पर इमेज जो बन रही थी बहुत बड़ी बन रही थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करा तो थोड़ी छोटी बन गई इमेज। उसके बाद सी पर जो है बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इक्वल बनी, फिर एफ पर भी थोड़ी सी, ठीक है, क्या कहते हैं, एनलार्ज बनी, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे भी आपको, जिस भी तरीके से आपको इजी लगे, ठीक है। ये रहा ना एफ पर एनलार्ज बनी, और उसके बाद पी और एफ के बीच में तो बहुत बड़ी बनी, ठीक है, हाईली एनलार्ज, इन दोनों में काफी बड़ी बन जाती है। ये आपको याद रखना है। और किस तरीके से, एक और तरीका आपको याद करने का बता देती हूँ। इन्फिनिटी है तो एफ पर बन रही है, ठीक है, और एफ पर है तो इन्फिनिटी पर बन रही है। याद हो गया, दो तो याद हो गए। उसके बाद बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट, तो एफ और सी के बीच में इमेज है, और बिटवीन एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी है, बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे का यहाँ पर ऑपोजिट है, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लेंगे आप लोग, ऐसे ध्यान रख लेंगे, सिर्फ याद करने का। और सी वाला तो स्पेशल केस है जिसमें सेम सेम चल रहे हैं, पोजीशन बिल्कुल कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है, मतलब कहीं से हट के नहीं है। इस तरीके से बच्चों के अपने याद करने के तरीके होते हैं, और ये है अपना स्पेशल केस। ये मैंने बेस्ट, मेरे को जो लगता है बच्चों, यही लगता है कि इन्फिनिटी है तो एफ पर बन रही है, और एफ है तो इन्फिनिटी पर बन रही है, ठीक है। और सी पर बियॉन्ड सी लिखा हुआ है ना, बियॉन्ड सी है तो एफ और सी के बीच में बन रही है, बिटवीन एफ और सी ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। और एट सी वाली एट सी पर रहेगी।
और बाकी सब में रियल इन्वर्टेड। केवल फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इनडायरेक्ट है, और क्योंकि ये बिल्कुल पास है मिरर के, तो ये बिल्कुल दूर बनेगी, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। तो अपने बच्चों के याद करने के तरीके होते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक से समझा दिया है, ठीक है। अब थोड़े से हैं हम यूजेस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं ये यूजेस कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव मिरर जो है मैग्नीफाई करने के लिए काम आता है इमेज को, मेकिंग इट इजियर टू सी द डिटेल टास्क इन द शेविंग एंड अप्लाइंग मेकअप। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, जो हमारे फेस वाले मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अब कुछ यूजेस कर लेते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर के मैंने सारे लिख दिए हैं, बाकी मैं आपको बहुत अच्छे से, आपको शेविंग और मेकअप मिरर्स का ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, क्यों ये यूज होते हैं ये भी पता होना चाहिए। देखिए शेविंग मिरर जो होता है, या मतलब मेकअप के लिए जो मिरर होता है वो कॉनकेव होता है। ध्यान रखना क्यों होता है, क्योंकि देखो जब हम अपने फेस को उसके बहुत पास लेके आएंगे, बहुत पास लाने का मतलब क्या है कि हम विद इन फोकल लेंथ अपना फेस लेके आ जाएंगे। दूर से देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब हम पास ले आएंगे, मुंह के बहुत पास, बहुत पास का मतलब क्या है, बिल्कुल जैसे ऐसे करके देखा, इसका मतलब क्या होता है, हम विद इन फोकल लेंथ अपने फेस को ले आए। और अभी हमने केस पढ़ा है कि जितनी पास हम मिरर के होंगे उतना ही बड़ा हमारा फेस या कोई भी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर यूज होते हैं जिससे कि डिटेलिंग हम देख सकें। और पहले केस में, मतलब सॉरी लास्ट केस में, एफ और पी वाले केस में जो है कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है, बाकी सब में उल्टी इमेज बनाता है। सीधी इमेज बनाएगा और बड़ी इमेज बनाएगा, ठीक है। हेडलाइट और टॉर्चेस में भी ध्यान रखना, हेडलाइट और टॉर्चेस में इसलिए यूज होता है, उसमें क्या होता है कि जो लाइट का जो बल्ब होता है बेटा, वो जो है बिल्कुल फोकस पे रखा रहता है। तो जैसे ही शीशे पे लाइट पड़ती है तो बहुत फोकस्ड हो जाती है, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है बीम, और उसके बाद इजीली हम दूर तक की चीजों को देख पाते हैं। बस अगर समझ में भी नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, तो आपको ये रट लेना है बिल्कुल कि क्या कहते हैं, देखो थोड़ा सा तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि फोकस पे मर्ज हो गई लाइट्स, मर्ज हो गई तो स्ट्रॉन्ग बीम बन गई, स्ट्रॉन्ग बीम बन गई तो बहुत दूर तक जाती है। जितनी कम फैलावट होगी बीम में उतनी ही वो दूर तक जाएगी, इसलिए लेजर लाइट वगैरह में ये यूज होती है। अगर लेजर लाइट शुरू में इतनी फैल गई तो हम दूर तक का क्या ही देख पाएंगे, ठीक है, टॉर्च से हम दूर तक का क्या ही देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या टॉर्चेस वगैरह में, सर्च लाइट्स में ये यूज होता है। बाकी डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है इतना हार्ड, ठीक है। डॉक्टर्स यूज कॉनकेव मिरर टू फोकस लाइट ऑन टू द आई एग्जामिनेशन। जब आई का एग्जामिनेशन करते हैं तो भी बहुत पास लेके आ जाते हैं जिससे कि आईज के बारे में सारा कुछ देख पाए। जितनी पास लेके आएंगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सॉरी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। पास लेके आएंगे तो वर्चुअल मतलब चाहे झूठी इमेज बने लेकिन बड़ी बनेगी, तो दिखेगा सब कुछ उसमें, ठीक है। झूठी इमेज का ये मतलब नहीं होता कि गलत, झूठी इमेज का मतलब होता है कि असलियत में नहीं बन रही है लेकिन इमेज जो बन रही है वो बन सही रही है, ठीक है। डेंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। टीथ को उसके पास लेके आते हैं या टीथ के पास मिरर को लेके जाते हैं और टीथ की बड़ी इमेज उनको दिख जाती है, उसके तो देख नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कॉनकेव मिरर लगाते हैं और उसमें बड़ी इमेज उसको दांतों की दिख जाती है, ठीक है। कुछ यूजेस और हैं ये आप टेलीस्कोप में ध्यान रखना। सोलर कुकर का बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर कुकर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। सन की लाइट आई, पैरेलल लाइट्स आती हैं सन की, ठीक है, और वो क्या करती है यहाँ पर फोकस कर देती है, सारी लाइट एक जगह फोकस हो जाती है, सारी लाइट यहाँ पर। कोई भी जो बर्तन रखा होता है सोलर कुकर में वो इतना हीटअप हो जाता है, इतना हीटअप हो जाता है कि आपका खाना रेडी हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कॉनकेव मिरर का, ठीक है। बाकी ये सोलर कुकर का बहुत अच्छे, ठीक है। और आपका ये हो गया सोलर पावर का, ये जो है कॉन्सेंट्रेटर्स, माइक्रोस्कोप्स में कौन गए, क्योंकि बड़ी चीजें देखनी होती है हमें बहुत ज्यादा, ठीक है, छोटी चीज को भी हमें बड़ा करके देखना होता है। लेजर कंस्ट्रक्शन जो हमने अभी बात करी थी, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इसके लिए एक एक्टिविटी भी, एक पेपर है, पेपर पे अगर आप कॉनकेव लेंस यहाँ रखते हैं पास, तो सन की जितनी भी लाइट आती है बच्चों, चलो वो तो बाद में आ जाएगा, इसको छोड़ो, अभी वो हम लेंस से भी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी आप जितना मैंने कराया सिर्फ उतना कर लीजिए, इसकी बात हम लेंस से बाद में करेंगे, मिरर के लिए, ठीक है। मतलब यही होता है कि पेपर के पास मिरर लेके आ जाते हो ना, तो भी कई बार होता है, या इन फ्रंट लेके आ जाएगा, जितनी भी सन की लाइट आ गई, जितनी भी सन की लाइट आएंगी मिरर पे, वो सारी इस पेपर पे फोकस कर जाती है, ठीक है, पेपर पे फोकस कर जाती है। पेपर इनफैक्ट बर्न भी हो जाता है कई बार, इतनी तेज हीट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इकट्ठा करती है ये सन की जो फैली हुई रेज है, उनको कॉनकेव मिरर इकट्ठा करके एक पॉइंट पर सारा फोकस कर देता है, ठीक है। इसलिए कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग रे कहते हैं।
ठीक है। तो ये आज आपका बच्चों इतना जो है कॉनकेव मिरर कंप्लीट हुआ है, इतनी बड़ी वीडियो बन गई है। अब मैं जो है आपको कॉन्वेक्स मिरर और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके हो जाएंगे या थोड़े से पीवाईक्यू ऐड करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, आज की काफी बड़ी वीडियो हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बना सकूं। बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, मैटर जगह जगह से सर्च करने के लिए। ठीक है, कि आपको जितना मैक्सिमम मिल सके उतना मैं मैक्सिमम आपको दूं। बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है कि टॉपिक लिख के टीचर समझा दे रहा है, मैं आपको प्रॉपर नोट्स की तरीके से दे रही हूँ कि इन केस आपको कई बार नोट्स की जरूरत होती है, आप नहीं सुनना पसंद करते या आपको टाइम लग जाता है कि मैं कब तक सुनूंगा। ठीक है, तो या तो 2x स्पीड करके सुन लीजिए या फिर आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो सके और मुझे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।